कर रहे थे लूसेंट जो सीरीज चल रही थी उसके संबंध में। दो वीडियो बनाए थे, लेकिन पहले वीडियो का रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद दूसरा वीडियो का रिवीजन कराएंगे। तो हमने आपको बताया था भारत का इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत जो था टॉपिक वो चल रहा था। हमने बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत चार प्रकार के थे। कौन कौन से थे? धर्म ग्रंथों से इतिहास का जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक ग्रंथों से, और विदेशियों के विवरण से, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। ठीक। फिर हमने बताया था धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। जिसके संकलनकर्ता कौन थे? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा गया। वेद कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में हमने बताया था इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 याद रखना ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? होर्त कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक। अब ये तो हो गया 10वां मंडल। अब बात करते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद का तीसरे मंडल में जो सूर्य देवता को गायत्री मंत्र क्या है? समर्पित है। ठीक। तो तीसरे मंडल में किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका है? देवता सोम का। फिर 8वें मंडल में जो हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई ऋचाओं को क्या कहा गया? खिल कहा गया। क्या? खिल। चतुष्र वर्ण समाज जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये इसका स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से है। किससे है? पुरुष सूक्त। 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख है। और वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान भी ऋग्वेद में ही है। किसमें है? ऋग्वेद का कितनी बार बताया था उल्लेख है? इसमें इंद्र का 250 बार और अग्नि का 200 बार। फिर प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, उसके बाद कौन सा आता है? शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद का ही उपवेद है शतपथ ब्राह्मण। क्लियर? तो अब बात करते हैं, तो ऋग्वेद क्लियर हुआ। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होर्त कहते हैं। अब यजुर्वेद की बात करते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। ठीक। अब इसमें क्या है? इसमें सस्वर पाठ मतलब मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के करने वाले नियमों का उल्लेख है। बलि दी जाती है या मंत्र पढ़े जाते हैं तो उस समय जो नियम होते हैं उनका संकलन का किसमें है? यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्वर्यु क्या कहते हैं? अध्वर्यु। अब बात करते हैं सामवेद। साम से याद रखेंगे, सा से साम, सा से संगीत। किससे? संगीत से। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यह गाई जा सकने वाली जिन ऋचाओं को गाकर सुनाया जा सकता है या उनका विस्तार किया जा सकता है, इसलिए इसको संकलन है सामवेद में। ठीक। अब इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्रात कहते हैं। याद रखें, क्या कहना? उद्रात। तो ऋग्वेद को होर्त, यजुर्वेद को अध्वर्यु, सामवेद को उद्रात कहते हैं। ठीक। अब बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद किसके द्वारा रचित है? अथर्वा ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा? अथर्वा ऋषि के द्वारा। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है, अथर्ववेद है किससे संबंधित? जादू, टोना, साप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, ये इससे संबंधित है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है सभा एवं समिति की प्रजापति को, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों बताया गया है। ठीक। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। क्लियर? अब बात करते हैं कि इसमें पुराण कितने हैं? अच्छा, पुराणों की संख्या है 8। कितने हैं? 8 है। अब पुराण जो लिखे हैं वो लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा ने लिखा है। ठीक है। इनकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 महत्व हैं। महत्वपूर्ण कितने हैं? 5। कितने कौन कौन से हैं आपका? नंबर 1 पे मत्स्य पुराण, दूसरे वायु पुराण, तीसरे विष्णु पुराण, चौथे पर ब्राह्मण पुराण एवं 5वें पर भागवत पुराण। देखिए भागवत पुराण होती भी है। तो ये हो गए 5, 18 में से 5 हो गए। अब बात करते हैं, एक इधर पुराण लिखेंगे, एक इधर संबंधित वंश लिखेंगे। अगर आपसे कोई बात करता है कि विष्णु पुराण जो है वो संबंधित वंश कौन सा? विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। किससे? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किससे है? आंध्र सातवाहन से। किससे है? आंध्र सातवाहन से। और वायु पुराण है गुप्त वंश से। ठीक। किससे? तो विष्णु आपका हो गया मौर्य वंश से, मत्स्य हो गया सातवाहन वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से हो गया। क्लियर? पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। क्लियर? अब बात करते हैं
अगर इसमें पूछा जाए जैन साहित्य को क्या कहा गया है, आगम कहा गया। क्या कहा गया, आगम। इस जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें है, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसे कल्पसूत्र से याद रखना। अब बात करते हैं कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा है, मनुस्मृति है। कौन सा है, मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। किस, जो मनुस्मृति है वो किस काल से संबंधित है, शुंग काल से, याद रखना। ये बता दिया था। एक महत्वपूर्ण बिंदु पुस्तक ये थी, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कहो, कौटिल्य कहो या विष्णुगुप्त कहो। ठीक, ये हो गया। अब इसके आगे एक बात और बताई थी कि कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से, किससे, कश्मीर के इतिहास से। अच्छा, एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये गलत हुआ था। अरबों की सिंध विजय का वृतांत किसमें है, तो अरबों की, हाँ, चचनामा में। किसमें, चचनामा में। लेखक कौन है इसके, अली अहमद है। कौन है, अली अहमद। अष्टाध्यायी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब मैचिंग करने के लिए आती हैं। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है, पाणिनि है। कौन है, पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास का उल्लेख है। ठीक, अब लास्ट बिंदु बताया था, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो कात्यायन की जो ऐसे पूछे गार्गी संहिता किसकी है, तो कात्यायन की है। किससे संबंधित है, ज्योतिष ग्रंथ से। किससे है, ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित है। फिर बताया था, और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण, यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था, उसका उल्लेख भी किसमें मिलता है, कात्यायन की गार्गी संहिता में मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके थे, पुष्यमित्र शुंग, पास से याद रखना, पास है पतंजलि, पास है पुष्यमित्र शुंग के, पास है पुरोहित थे। ठीक, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है, ये बता दिया था। फिर हमने बताया था विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, ये बताया था। पहला हमने ये बताया था कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है, और इसकी पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिका है। क्या है इस पुस्तक का नाम, हिस्टोरिका। फिर दूसरा हमने बताया था कि सिकंदर, सिकंदर के साथ कौन कौन आया था, ये ऑप्शन में दिया था। सिकंदर के साथ कौन कौन आए थे, तो निर्याकस आया था, आने सिक्रटस आया था, तथा आस्टोबुलस आया था। क्लियर, ये हो गया। डायनेसियस बताया था हमने, यह मिस्र नरेश टॉलमी, एक मिस्र के राजा थे, टॉलमी फिला फिलाडेल्फस का राजदूत था। ठीक, किसका था, डायनेसियस फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो सीरियन नरेश थे। अशोक के राज दरबार में आया था। डायमेकस किसके दरबार में आया था, अशोक के। डायनेसियस बोल रहा हूँ, डायमेकस नहीं, डायनेसियस, याद रखना। ये किसके दरबार में आया था, अशोक के दरबार में। फिर सिकंदर हो गया, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। इसकी पुस्तक क्या थी, इंडिका थी। इसमें जातियों का उल्लेख है, भारत में पाई जाने वाली जातियों का उल्लेख है, याद रखना इंडिका में। डायमेकस कौन था, सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो देखो डायमेकस से बिंदुसार याद रखोगे, सिकंदर, निरियाकस, अनेसिक्रिटस तथा आस्टोबुलस याद रखोगे, मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, याद रखोगे। हेरोडोटस तो याद है सबको, अब नहीं पूछा जाता है। डायनेसियस हो गया, अशोक के राजदरबार में आया था। अब टालमी, टालमी की एक पुस्तक थी महत्वपूर्ण, भारत का भूगोल। क्या पुस्तक का नाम है, भारत का भूगोल। इसने दूसरी शताब्दी में इसको लिखा था। किस शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में। फिर लिपनी थे, इनकी पुस्तक का नाम महत्वपूर्ण है, नेचुरल हिस्ट्री थी। क्या था इनके, नेचुरल हिस्ट्री थी। फिर चीनी लेखकों से कौन कौन चीनी लेखक आए थे, तो पहला जो चीनी लेखक था वो फाहियान था, और चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में या दरबार में आया था। फैनसांग, या हा से याद रखेंगे, हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था, 1 वर्ष के लिए आया था, और ये भारत के राज्य कपिसा पहुंचा था, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए ये आया था। तो ये हमने बता दिया था। आपका जो प्रथम चैप्टर था इसमें वो बताया था। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु ये थे कि कहीं अरबी लेखक आया था, जो अलबरूनी था। देखिए, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय, जब ह्वेनसांग अध्ययन करने आया था कहाँ, नालंदा विश्वविद्यालय में, तो उस समय कुलपति कौन थे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। सीलभद्र थे। कौन थे, सीलभद्र, याद रखना। अब अरबी लेखक कौन आया था, अरबी लेखक अलबरूनी आया था। कब आया था, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो अरबी लेखक अलबरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था।
भारत में लिखी गई उसकी कृति, इसकी कृति याद रखना, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। इसका मतलब है भारत की खोज। तो अलबरूनी या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। इसका मतलब है भारत की खोज। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला। किसने? अलबरूनी ने। किसमें? भारत की खोज या तहकीक हिंद या किताबुल हिंद में। फिर अन्य लेखक आए थे। मार्को पोलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में आया था, पांड्य देश की यात्रा पर आया था। अब ये हमने 4 प्रकार से आपको बताया था कि भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत मिलते हैं। तो हमने बताया धर्म ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से, अब विदेशियों के भ्रमण से और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से, ये बताया था। लेकिन अब पुरातत्व संबंधी अंतिम जो था, किससे साक्ष्य मिला था? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। ठीक। अच्छा, एक अभिलेख पूछा गया था बोगाज कोई। बोगाज कोई 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। जो बोगाज कोई है, इसे एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं। यह एक अभिलेख था। फिर अच्छा, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किससे मिलता है? यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़। विदिशा गरुड़ स्तंभ सुना होगा। तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ सुना है, उसमें उल्लेख किसका है? भागवत धर्म। भागवत धर्म जो विकसित हुआ था, उसका उल्लेख किसमें मिलता है? विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख में। ठीक। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें मिला था? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिला था हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसमें मिला था? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला था सर्वप्रथम भारत का उल्लेख। ठीक। तो हाथी गुम्फा का उल्लेख किसमें मिला था? सर्वप्रथम गुम्फा अभिलेख में। ठीक। भारतवर्ष का जिक्र किसमें था? हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक। हाथी गुम्फा अभिलेख था किसका? नहीं, कलिंग राजा खारवेल का। कलिंग राजा खारवेल का। अब यहीं पे देखो, हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया कलिंग राजा खारवेल का। ठीक। ये तिथि रहित अभिलेख था। ये पूछा गया है कि तिथि रहित, एक ऑप्शन दे दिया था, पूछा तिथि रहित और तिथि सहित कौन है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंग राजा खारवेल का, और इसमें तिथि नहीं है। जूनागढ़ किसका है? याद रखना, पूछे जाएंगे। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल का, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का। अच्छा, नासिक अभिलेख भी पूछा गया था। ये गौतमी बलश्री का था। नासिक अभिलेख किसमें? गौतमी बलश्री का। प्रयाग स्तंभ, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त का। किसका है? समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ रुद्रदामन का, नासिक गौतमी बलश्री का, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का। ठीक। एहोल अभिलेख किसका था? पुलकेशिन द्वितीय का। एहोल अभिलेख किसका था? पुलकेशिन द्वितीय का। मंदसौर अभिलेख किसका था? मालवा नरेश यशोद बर्मन का। मालवा नरेश यशोद बर्मन का क्या था? मंदसौर अभिलेख था। ग्वालियर अभिलेख किसका था? प्रतिहार नरेश भोज का था। याद रखना, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख था। ठीक। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका था? स्कंदगुप्त का। किसका था? स्कंदगुप्त का। अब फिर से एक बार देख लीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल तिथि रहित अभिलेख था। जूनागढ़ रुद्रदामन का था। नासिक गौतमी बलश्री का था। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त का था। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का था। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका था? स्कंदगुप्त का। अब इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पूछे जाते हैं। जैसे हमने बताया सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें मिला? हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसमें मिला? हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो किसमें बताया था हमने? हाथी गुम्फा अभिलेख में बताया था। अब इसमें महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथिग्राफी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें था सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हो गया। क्लियर।
सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी का देने वाला अभिलेख सोहगर अभिलेख था, ये पूछा गया था। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन? सोहगोरा था। कौन सा था? सोहगोरा, याद रखना। अच्छा, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ से मिली थी? हूण आक्रमण की जानकारी मिली थी किससे? भीतरी स्तंभ लेख से। किससे मिली थी? भीतरी स्तंभ लेख से, याद रखना। अच्छा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे मिला था? एरंड अभिलेख से। भानुगुप्त के एरंड अभिलेख से, याद रखना। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे मिला? एरंड अभिलेख शासन भानुगुप्त से। ठीक। अच्छा, मंदसौर अभिलेख हमने कहा बताया था? मालवा नरेश यशोध वर्मन। तो इसमें मंदसौर अभिलेख में क्या था? रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी थी। रेशम बुनकर जो थे, जो साड़ी उड़ी बिनते थे, उनका उल्लेख मंदसौर अभिलेख में था। ठीक। अच्छा, कश्मीरी नवपाषाण काली पुरास्थल एक बुर्ज होम से गर्तावास या गड्ढा घर का साक्ष्य मिला था। ठीक। तो कश्मीर में स्थित है कि बुर्ज होम पुरास्थल है, वहां पर गड्ढा घर या गर्तावास का साक्ष्य मिला था। ठीक। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। क्या थी? सीढ़ियां। अच्छा, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया, लेकिन प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। इसको साहित्य में कासार्पण कहा गया। क्लियर? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण है। समुद्रगुप्त का कौन सा था? प्रयाग स्तंभ लेख था, और उसमें समुद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। अच्छा, फिर अरिक मेडु पुदुचेरी के निकट, पुडुचेरी के निकट कौन सा था? अरिक मेडु था, से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। तो रोमन सिक्के किससे प्राप्त हुए थे? अरिक मेडु, जो कहाँ था? पुडुचेरी के निकट था। तो ये तो आपका पहला हो गया था, पहला टॉपिक खत्म हो गया। अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल दूसरा है। फिर इसके आगे सिंधु सभ्यता हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद वैदिक सभ्यता हो जाएगी। इससे देखिए प्राचीन हिस्ट्री से इसमें कम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन पूछते जरूर हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे। ठीक। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती एग्ज़ाम है, उसकी डेट आ चुकी है। अगस्त में एग्ज़ाम है और 4-5 दिनों तक एग्ज़ाम चलेगा। बीच में जन्माष्टमी है, जिसके कारण थोड़ा गैप मिल गया। ठीक। तो आप लोग क्या करिए, हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन आपके सही होंगे। और पिछली बार पुलिस के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पुलिस वाले क्वेश्चनों पर भी ध्यान रखेंगे। ठीक। तो हमारा जो टॉपिक लुसेंट का चल रहा था, लुसेंट सीरीज, उसका हम पहले रिवीजन करेंगे। और जो अभी आपको नया बता दिया, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक। तो हमने अथर्ववेद के बारे में बता दिया था आपको, फिर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सबके बारे में बता दिया था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित रहेगा। ठीक। चलिए पहले इसका थोड़ा एक बार रिवीजन और कर ले। अथर्वा ऋषि ने लिखा था रोग, इसमें क्या था? रोग निवारण, तंत्र मन, जादू टोना, साप, वशीकरण, विवाह, प्रेम संबंधित था। और अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। फिर बताया था सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, बाद का वेद सबसे अथर्ववेद है। ठीक। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए थे। अब 6 वेदांग याद रखना कि वेदांग कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन में 3 दे देगा, एक नहीं होगा, याद रखना। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, ये 6 वेदांग हैं। इन वेदांगों से ही आप वेदों को समझ सकते हैं, क्योंकि सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा थे। फिर सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है और प्रामाणिक भी है। फिर स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृत ग्रंथ है। ये शुंग वंश से संबंधित, किससे? शुंग वंश से। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म कहानियां उल्लेख है, तो पूछेगा आपसे बुद्ध की पूर्व जन्म का उल्लेख किसमें है? तो जातक कथाओं में। किसमें? जातक कथाओं में। हीनयान जो है, इससे हीनयान कथावस्तु से इसका उल्लेख मिलता है। फिर जैन साहित्य को आगम कहा गया। जैन साहित्य का प्राचीन इतिहास कल्पसूत्र से मिलता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य को, इनकी अर्थशास्त्र की जो किताब थी वो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य की थी। ठीक। तीनों एक ही नाम है। कलहण राजतरंगिणी कश्मीर से संबंधित है। अरबों के सिंध विजय चचनामा, लेखक इसके अली अहमद है, इसमें उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में व्याकरण का पहली पुस्तक है और पाणिनि की है। फिर कत्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, इसमें
ठीक, ज्योतिष का उल्लेख किया गया है। पतंजलि पुष्प में स्वयं के पुरोहित थे, किसके? उसमें स्वयं के थे। विदेशी यात्री कौन कौन है? हेरोडोटस इतिहास का पिता, हिस्टोरिकन की किताब थी। सिकंदर के कार्यकाल में निरियाकस या सिकंदर के साथ निरियाकस आया था। आने सिरकटस आया था तथा आस्टोबुलस आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इंडिकस की पुस्तक थी। ठीक, डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, बिंदुसार के कार्यकाल में आया था। और डायनोसियस मोस्ट इंपोर्टेंट अशोक के दरबार में आया था। ठीक, तालमी भारत का भूगोल इसने दूसरी शताब्दी में लिखा था। लिपनी नेचुरल हिस्ट्री इनकी किताब थी। चीनी लेखक कौन कौन आए थे? पाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, और मनशांत हर्षवर्धन के काल में आया था 1 वर्ष के लिए। यह सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। वहां इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के ले जाने के लिए ये आया था। ठीक, तो ये रिवीजन हुआ था। जो आज का टॉपिक है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक, आज अगला वीडियो है। अब उसमें क्या है, महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उन पर चर्चा करेंगे। जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख बताए थे हमने। महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख था। पहला कौन सा था? हाथी गुम्फा अभिलेख। ये किसका था? कलिंग राजा खारवेल का था। किसका? खारवेल का था। यह तिथि रहित अभिलेख था। यह तिथि रहित अभिलेख था जिसमें भारतवर्ष का उल्लेख मिला था। तो इसमें कितने क्वेश्चन हो गए? हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित है। किसका है? कलिंग राजा खारवेल का। भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख में। फिर अगला था जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। ये किसका था? राजा रुद्रदामन का। किसका था? रुद्रदामन का। फिर नासिक अभिलेख बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौतमी बलश्री का था। किसका? गौतमी बलश्री का था नासिक अभिलेख, याद रखना। फिर आता है प्रयाग स्तंभ, ये तो इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त किसका है? समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख है। ठीक, फिर एहोल अभिलेख किसका था? पुलकेशिन द्वितीय का। मोस्ट बहुत बार पूछा जाता है एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। फिर मंदसौर अभिलेख, माँ से याद रखना। ठीक, माँ से मंदसौर, माँ से मालवा नरेश यशोवर्मन, याद रखना। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। अब ग्वालियर अभिलेख किसका है? ग्वालियर प्रतिहार नरेश। देखो यहाँ भी नरेश है, मंदसौर भी मध्य प्रदेश साइड में पड़ता है, ग्वालियर तो पता ही है मध्य। तो यहाँ मंदसौर मालवा हो गया, यहाँ ग्वालियर, यहाँ भी नरेश, यहाँ भी नरेश। तो इससे याद रखेंगे प्रतिहार नरेश भोज का। किसका? नरेश भोज का। फिर है भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। भितरी एवं जूना अभिलेख स्कंदगुप्त का था। किसका? स्कंदगुप्त। इसमें दोनों कंफ्यूज होते हैं, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त और भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का। फिर है देवपाड़ा अभिलेख, ये नया अभिलेख है, याद रखना इसको। देवपाड़ा अभिलेख किसका है? बंगाल शासक था विजयसेन, बंगाल शासक विजयसेन का ये था। फिर है अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। प्राचीन सिक्कों को, प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया। क्या कहा गया? आहत सिक्के कहा जाता था। और साहित्य में इसे कासार्पण कहते हैं। साहित्य में कासार्पण। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का जो साक्ष्य है वो किससे मिलता है? यवन शासकों से। किससे? यवन शासकों से। अरिकमिडु, ये पुदुचेरी में अभिलेख है, से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। कौन से? रोमन सिक्के किससे प्राप्त होते हैं? अरिकमिडु, जो कहाँ पड़ता है? पुदुचेरी में। ठीक, फिर अगला है, अब बात करें प्रागैतिहासिक काल की। अच्छा, इतिहास और आद्य ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक में क्या डिफरेंस है? प्रागैतिहासिक काल कौन सा था? जिसमें घटनाओं को कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक, प्रागैतिहासिक में घटनाओं को कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इतिहास में मानव विकास के लिखित साक्ष्य है, मानव विकास के काल के लिखित साक्ष्य है, उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? इतिहास 3 भागों में इसीलिए बांटा गया क्योंकि जिसकी तिथि निश्चित होती है उसे इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। तो लिखने के साक्ष्य मिलते हैं तो इतिहास हो गया, और इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, प्रागैतिहासिक काल हो गया। अब आद्य ऐतिहासिक में है, आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा? लिखे तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक, लिखे हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक, अब पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। क्या था? शिकार करना। फिर आग, ये तो बहुत बार पूछा गया, आग का संबंध पुरापाषाण काल से। किससे? पुरापाषाण, भाई पुराना है। और पहिए का नवपाषाण काल से, पहिए का नवपाषाण काल से। स्थायी निवास जो शुरू किया था मानव ने वो नवपाषाण काल से ही शुरू किया। एक जगह रहना किससे शुरू किया? नवपाषाण काल से। और मानव ने पहला पालतू जानवर किसे बनाया? कुत्ते को। किसे बनाया? कुत्ते को। फिर है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। किसका? तांबा धातु का। और पहली धातु कौन सी बनाई थी? पहला कुल्हाड़ी बनाई थी। पहली औजार कौन सा बनाया था?
कुल्हाड़ी, और इसका साक्ष्य मिलता है अति रंपकम स्थल से, अति रंपकम स्थल से कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिलता है। क्लियर। फिर अगला है कृषि का आविष्कार किससे हुआ, जहां पहिए का होगा वहीं कृषि का होगा, नवपाषाण काल से हुआ। ठीक। कृषि के लिए अपनाई जाने वाली कौन सी दो फसलें थी, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ ये कैसी फसलें हैं, रबी की फसलें। कैसी हैं, रबी की फसलें। प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कृत खोज किसने की, पल्लावरम से हुई थी। ठीक। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालकृत की खोज पल्लावरम से हुई। कहां से हुई, पल्लावरम से। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा, याद रखना मोहनजोदड़ो। कौन सा है, मोहनजोदड़ो। इसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला अर्थ है, इसका सिंधी भाषा में मृतकों का टीला अर्थ है। फिर से देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित है, भारतवर्ष का इसमें उल्लेख है, कलिंग राजा खारबेल का, जूनागढ़ रुद्रदामन का, नासिक अभिलेख गौतमी वलसरी का, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त का, एहोल पुलकेशिन द्वितीय का, मंदसौर याद रखना मालवा नरेश यशोवर्मन का, ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज का, फिर भीतरी एवं जूनागढ़ स्कंदगुप्त का, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का। ठीक। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहार सिक्के कहा गया, साहित्य में से कासार्पण कहा गया। ठीक। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का जो साक्ष्य है यह वन शासकों द्वारा शुरू किया गया था। अरिगमिडू के से रोमन सिक्के प्राप्त हुए, ये पुडुचेरी में। कहाँ है, पुडुचेरी में। प्रागैतिहासिक काल बताया जिसके लिखित साक्ष्य नहीं होते, लिखित साक्ष्य जिसका होता है इतिहास कहते हैं। आधे ऐतिहासिक में लिखित तो है लेकिन उनको पढ़ नहीं सकते। पूर्व पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, पहिए का नवपाषाण काल में, कृषि का भी नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था और प्रथम औजार बनाया था कुल्हाड़ी। ठीक। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में, गेहूं की फसलें जौ की फसलों को अपनाया गया था, पहली थी। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालकृत की खोज पलावरम में। हाँ, पलावरम में। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। तो ये आपका खत्म हो गया है। अब बात करें सिंधु सभ्यता की, ये प्रागैतिहासिक काल आपका खत्म हो गया है। अब किसकी बात करें, सिंधु सभ्यता की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।